लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं, डिटर्मिनेंट, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सोल्व करो, सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें सबसे पहले हमें चेक करना होता है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर मान लो कोई आप लीनियर इक्वेशन सोल्व कर लेते हो और उसका कुछ यूनिक वैल्यू आ जाता है, यूनिक वैल्यू का मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट ही होता है। जो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, एकदम पक्का मालूम है कोई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। आप देखो जब आप फॉर्मूले लगाते हो कि देखो जैसे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लगाते हो, और ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आप सोचोगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही 0 आ गई है ना, तो कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम ही नहीं है, जिस सीधा पता चल रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 बाई एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो उस केस में हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हमेशा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंसिस्टेंट होगा। आपने सीधा क्या फाइंड किया, ए डिटर्मिनेंट, और वो 0 नहीं आया, तो सीधा क्या लिख दोगे, कंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। फिर किस कंडीशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट नहीं है, तो अब पहला यही हो गया कि अगर मान लो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0 तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट जब 0 होगा ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया और एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करा हमने और वो नॉट 0 आ गया, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, और जो नो सॉल्यूशन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जो नो सॉल्यूशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू बी 0 आ गया, तो सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। इसके बारे में हम कुछ क्लियरली हम बता नहीं सकते, आगे क्लास में आपको पढ़ने, अभी आपको क्या लिखने हैं हमें इसको, इट मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंटी सिर्फ कहाँ पे पता चलेगा, जब ए डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट 0 हो, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्लियरली कब पता चलेगा, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा ही होगा सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं 2 इंटू 2 का सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले इससे आप क्या करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे। सबसे पहले ए क्या होगा, 1, इसके कोफिशिएंट से 1 2 2 3। बी एक मैट्रिक्स बनाओगे, क्या हो जाएगा 2, 2 and 3। और एक्स बनाओगे एक मैट्रिक्स, क्या होगा x, y। 3 मैट्रिक्स आपने बना लिया। फिर हमें ए का इनवर्स फाइंड करना होता है। तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कोफैक्टर्स के लिए अगर पेपर में क्या होगा, अगर आपने माइनर फाइंड कर लिया अच्छे से और फिर कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो आपसे सिली मिस्टेक नहीं होता है। इसलिए ये सजेशन होता है, कितने बच्चे डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस पे है। अगर आप एक बार माइनर लिख लिया फिर उसका साइन चेंज करके कोफैक्टर राइट कर लिया, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो इसका माइनर हम जब राइट करेंगे तो क्या होगा, m11 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 में डायगनली अपोजिट जो एलिमेंट होगा वही क्या होगा, माइनर, तो 3 हो गया। फिर m1 कितना हो गया, इसका 3 हो गया। m12 कितना हो गया, इसका 2 हो गया। फिर m21 2 हो गया इसका। फिर m22 1 हो गया।
कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई से। आई क्या होता है, रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम होता है। दैट मीन्स अगर मैं सी वन वन फाइंड करूं तो क्या होगा, माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन टू हो जाएगा, और एम आई जे मतलब एम वन वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव, ये थ्री आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर i प्लस जे का जो सम है अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाता है। अगर i प्लस जे का i प्लस जे अगर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो जो माइनर है वो कोफैक्टर हो जाएगा। अगर i प्लस जे ऑड हो जाए तब क्या होगा, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो ऐसे अगर हम राइट करें तो क्या होगा, सी वन टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, सी टू वन कितना होगा, माइनस टू, और सी टू टू कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गया। आपको फॉर्मूले में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कोफैक्टर्स की। लेकिन माइनर हमने क्यों फाइंड किया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने माइनर फाइंड करा। और यहाँ पे एक सिली मिस्टेक नहीं होगा, एक बार आप राइट करोगे। क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आएगा अगर मान लो माइनर में अगर एक जगह में या कोफैक्टर में मिस्टेक कर दिए, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। जैसे C1 पहले अरेंज कर लो ऐसे, C11 C12 C21 और C22 क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। C11 3 हो गया, C12 माइनस टू हो गया, C21 माइनस टू हो गया, एंड C22 1 हो गया, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो सेम आ गया 3 कॉमा माइनस टू, और फिर ये हो जाएगा माइनस टू कॉमा वन। तो आप ये देखो, अगर याद आ रहा होगा मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज करने पर भी सेम आ गया तो इसको हम क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। तो एडजॉइंट ये आ गया। एडजॉइंट आने के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 1 2 3, तो 3 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 1 आ गया। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अब अगर यहीं पे माइनस 1 आ गया तो अब क्या लिखोगे, सीधा कंसिस्टेंट हो गया। अगर कंसिस्टेंसी चेक करना है तो अब क्या लिखोगे, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर कंसिस्टेंट हो गया। अगर 0 आता फिर हम एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करते, अगर वो भी नॉट इक्वल टू 0 होता तो इनकंसिस्टेंट होता। तो यहाँ पे तो कंसिस्टेंट है। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स दैट मीन्स इसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू माइनस 1 है और एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 माइनस टू और 1 है। इसका साइन चेंज होगा ना, अगर साइन चेंज करना चाहते हो, ये बाहर के जो नंबर्स है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में ज्यादा है तो बिना मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे तो सिंपल है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा आपका कितना, -3 2 माइनस 1, यही आया था आपका, ये आ गया ए इनवर्स। और अब हमें फाइंड करना है x। तो x और y फाइंड करने हमें, तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। या आप ऐसे सोचो कि ऐसे होता है
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b बनता है। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है b, फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और फिर x की वैल्यू क्या हो गई, x कॉमा एक्स एंड y, ये हो गया हमारा -3 टू 2 - 1 इंटू b हमारा 2 एंड 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1 है, तो ये 2 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करके। तो क्या करते हैं, इसका रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर है 2, 2 रो एंड एक कॉलम, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो जो है ना कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू 1 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। करते कैसे हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, और 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, 2 2 जो 4 और -3 कितना आ गया 0 0 और 1, 0 और 1। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो x, y की वैल्यू आ गई 0 और 1, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। जो आपका वैल्यू है वो इसमें पुट करके भी चेक कर सकते हो, जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन है, आपको पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं, तो ये वैल्यू इसमें पुट करके देखो, देखो 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। एक 3 इंटू 3 करके देखते हैं। अब 3 इंटू 3 का कैसे सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम मैट्रिक्स से कुछ मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे a = क्या हो गया, इसके कोफिशिएंट क्या हो गया 3 - 2 3 2 1 -1, फिर 4 - 3 2 4 -3 2, तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया। बी जो मैट्रिक्स होगा हमारा, तो ये जो वैल्यूज है उससे बनेगा 8 1 4, और जो x वाला मैट्रिक्स होगा वो x y z होगा इसमें। अब 3 इंटू 3 का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे मान लो इसका माइनर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे m11, तो ये छुपाया ये छुपाया, तो ये 2 इंटू 2 का क्या बना डिटर्मिनेंट, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जाता है तो हो जाए, ये 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 - 3, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और बीच में माइनस होता है। फिर एक लाइन में ऐसे करो, जैसे मैट्रिक्स है वैसे फाइंड करो, एक लाइन में सारे माइनर फाइंड कर लो, एक लाइन में सारे को फैक्टर फाइंड कर लो, इसका साइन चेंज करके 1 2, इसका माइनर, तो ये गया 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 8 आ गया। m13 इसका माइनर, तो ये गया 2 इंटू -3 -6 -4, तो -10। फिर m21 इसका माइनर, -4 + 9 कितना हो जाएगा 5। m22 कितना होगा इसका माइनर, ये गया 4 + 4 8 हो जाएगा।
फिर इसका माइनर M23, ये गया 3 इंटू -3 -9, इसका हम फाइन कर रहे हैं, तो ये गया इसका माइनर फाइन कर रहे हैं 2 3, इसका ये गया 3 + 4 7 हो जाएगा। फिर बाकी फाइन करो, M31 कितना होगा, इसका माइनर 4 का, ये गया 2 -3 तो -1 हो गया। M32 इसका ये गया 3 इंटू -3 -6 -3 -6 -9, और M33 3, ये गया तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट बना, तो क्या होगा 3 + 4 7। M33 कितना हो गया, 3 + 4 7 आ गया। तो इसको कोफैक्टर मैंने अभी बताया कि जिसका सम जो है रो प्लस कॉलम इवन है तो उसका सेम ही हो जाएगा, जिसका ऑड है उसका साइन चेंज करनी है। तो कोफैक्टर अब जब हम राइट करेंगे तो क्या होगा, C11 सेम हो जाएगा -1, C12 कितना हो जाएगा -8, साइन चेंज होगा, C13 सेम हो जाएगा -10, C21 साइन चेंज होगा, ऑड है ना इसका सम, C22 कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, C23 साइन चेंज होगा, -7 हो जाएगा, C31 सेम रहेगा, C32 साइन चेंज होगा, C33 -7 साइन चेंज +7, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। तो एक बार और आप लोग कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि कोई फैक्टर इन माइनर में अगर गलत हो गया तो हमारा पूरा ही गलत हो जाएगा। माइनस को फैक्टर क्या है, -1 -8 -10 -5 A22 एक बार चेक करो, A22 जो है ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको चेक करो। M22 मतलब इसका ना ये गया और ये गया, 3 2 6 है, 6 -12 तो -6 होगा ना, तो ये हो जाएगा -6 और नहीं इसका सम देखो ना, सम इवन है ना तो साइन चेंज नहीं होगा। और फिर है 2 3 में भी गलत हुआ है, 2 3 मतलब इसका कोफैक्टर माइनर कोफैक्टर गलत हुआ। देखो ये छुपाया और ये छुपाया, तो 2 क्या बना, ये और ये 2 - 2 4 2 - 2 4 और -3 कितना आएगा, -9 + 8 -1। ध्यान से करोगे, यहाँ पे मिस्टेक होने का मतलब है आपको अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं दोगे तो गलती होगा। यहाँ पे साइन चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, +1। फिर -1 है और फिर 9 है और फिर 7 है, बाकी सारे करेक्ट। तो माइनर को फैक्टर ध्यान से फाइन करोगे। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कैसे फाइन करेंगे। इसका माइनर फाइन करना है तो क्या करोगे, ये रो और इन कॉलम को हाइड करोगे और 2 × 2 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू फाइन करोगे, उससे माइनर आ जाएगा। जैसे M11,
और फिर इसका सम अगर इवन होगा तो कोफैक्टर भी वही हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो साइन चेंज करने। तो ये हमारा कोफैक्टर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। कोफैक्टर के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? जो कोफैक्टर है उसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे? ये हमारा ऐसे अरेंज करेंगे ना, ये तीन ऐसे है, फिर ये तीन ऐसे है, फिर ये तीन ऐसे है। तो -1, -8, -10, फिर अगला है -5, -6, 1, और फिर है -1, 9 और 7। इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। अब ये चेंज होगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, -1, -8, -10, फिर ये रो -5, -6, 1, फिर ये -1, 9 और 7। ये आ गया एडजॉइंट आपका। एडजॉइंट आने के बाद हमें क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या करना होता है? देखो, जैसे ये आपका पहला रो है ना, उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या राइट करेंगे हम? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? ये कोफैक्टर इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ये फॉर्मूला ऐसे होता है, A11 इसका कोफैक्टर प्लस A12 इसका कोफैक्टर प्लस A13 इसका कोफैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमारे वैल्यू आएगी। देखो 3 इंटू -1 कितना आ गया? -3, प्लस -2 इंटू -8 प्लस 16। माइनस लेट करना होता है ना, प्लस माइनस नहीं करते हैं ना वो तो, जब ये जो माइनस प्लस दिखता है ना, वो कोफैक्टर का ही दिखता है। तो इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है। और फिर 3 इंटू -10 कितना हो जाएगा? 30। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -17 है ना, -17 आएगा ना, यहाँ से 13 आ गया, -17 इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। -17 इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे? ए इनवर्स फाइंड कर लोगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू डिटर्मिनेंट 1/a इंटू एडजॉइंट ए। फिर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/a इंटू डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपका कहाँ पर? ये एडजॉइंट है, और बाहर में -1/17 ही राइट कर दो, नीचे माइनस था तो ऊपर लिख दिया। -1, -8, -10 ये, फिर -5, -6, 1, फिर -1, 9 और 7। 1/17 अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, कैलकुलेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए इतने सारे नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन सकता है, या माइनस भी बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें फार्मूला लगाने हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए इनवर्स आ गया -1, -5, -8, -6, 9, -10, 1, 7। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं? फॉर्मूले लगाने हैं, अब कुछ भी नहीं बचा।
ए एक्स इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स हमारा है एक्स वाई जेड, एक्स क्या है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हमारा ये हो गया। ऐसे ही रखेंगे, -1 -5 -1, फिर -8 -6 9 -10 1 और 7, ये हो गया। इंटू बी, बी हमारा क्या था ये 814। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हम चेक कर लेते हैं, सब कुछ अब काम खत्म हो चुका है हमारा। इसका ऑर्डर 3 × 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 रो है और 1 कॉलम है, 3 × 1 है। ध्यान से देखना, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -1 × 8 कितना होगा -8, फिर -5 × 1 -5, -1 × 4 -4। अब इस रो का काम खत्म हो गया। अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 8 -6 × 1 -6, 9 × 4 36, -10 × 8 -80, 1 × 1 1, 7 × 4 28, ये आ गया। अब बाहर में -1/17 है, बाहर में -1/17 है। अब इसको हमें ऐड करना है, कितना आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आ गया -1/17। इसको हमें ऐड करना है, देखो 13 + 4 -17, ये कितना आ गया -70 + 36, कितना आ जाएगा 4 और फिर 6 3 34 -34, और फिर 80 माइनस क्या हो जाएगा ये +29, कितना आ जाएगा -51। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो -1/17 तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा 1 2 3, फिर x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू क्या आ गई 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट होता है और उसके बाहर 1/2 भी होता है। ये 1/2 नहीं दोगे तो कितने बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें अरेंज करने हैं कैसे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, ध्यान से देखो, कोई कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना है तो सीधा क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो, अगर 0 आ गए तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर हो गए। सबसे अच्छा तरीका है कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप क्या करो, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा ABC कोलिनियर हो जाएगा। 1/2 तो ये 0 आ जाएगा तो 1/2 भी उधर 0 आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो ABC पॉइंट क्या हो जाएगा कोलिनियर हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 और 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। 1, 2 1, 2 एंड 3, 6। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने में, इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू दिस बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट जो है ना उसको वेरिएबल फॉर्म में हम लेट कर लेंगे x, y, और फिर डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे क्योंकि कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स होंगे ना। लाइन का मतलब क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x और y और 1। इसको जीरो पुट कर देना। इसको जीरो पुट करके हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 2 तो उधर मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया ना। फिर इसे सोल्व करेंगे, इसका पोजीशन होता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 लेंगे, अब 1 लेंगे और फिर ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा 6y 1 1, फिर बीच में -2, ये गया 3x 1 1, फिर +1, ये गया 3x 6y इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो 6 - y आ गया, यहाँ पे -2 और ये 3 - x आ गया, +1, ये 3y - 6x आ गया इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ 6 तो कैंसिल आउट हो गया, कांस्टेंट सम टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगे। फिर -y प्लस 3y - 2y हो गया, और 2x और ये क्या आ गया 6x, तो -4x इज इक्वल टू 0। -2y कैसे हो गया, +2y होगा, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, या -2 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा 2x - y इक्वल टू 0। तो इस -2 को इधर डिवाइड करोगे तो 2x - y इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। या तो y इक्वल टू 2x ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी। अब एक चीज देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और हमें कोई अननोन चीज फाइंड करना है ना, तो वहां पे दो चीजें करनी है। एक चीज देखो, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं और वो नेगेटिव आ गया तो हम उसका मॉड लगा लेते हैं, -10 इक्वल टू क्या कर देते हैं, +10। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं कि एरिया गिवन है 35 और आपको क्या करने हैं, कुछ अननोन चीज फाइंड करनी है, तो उस केस में एरिया को प्लस और माइनस दोनों में पुट करते हैं। मतलब एक बार 35 पुट करेंगे, एक बार -35 पुट करेंगे, दो वैल्यू आएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे हमें k फाइंड करना है, k, 0, 4, 0 और 2, 0, और इस ट्राइंगल के एरिया है, मान लो ये ABC है, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और इस ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है 4 यूनिट। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करने हैं, हमें क्या करने हैं, k की वैल्यू फाइंड करने। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x1 y1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, ये क्या आ गया, सबका ये y कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं इसका 2 है, इसका उल्टा है, तो लाइन हो जाती है, ये 0,2 है। केफ, हाँ ऐसे है, तो x 0 और 1, फिर 4 0 1 और फिर 0 2 1 इक्वल टू क्या करोगे, +-4। के की यहाँ पे दो वैल्यू आ सकती है। एरिया तो गिवन है +4, क्या एरिया तो +4 गिवन है, एरिया गिवन है ना +4, वही चीज मैं बता रहा हूँ। हो सकता है जब फाइंड किया हो तो माइनस आया हो तो मोड लेके हमने किया हो प्लस,
इसलिए जब उल्टा कैलकुलेशन करोगे, एरिया को यूज करके के की वैल्यू फाइंड करोगे, तो दोनों वैल्यू यूज करोगे, +4 एंड -4 दोनों लेके हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 उधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें रूल ये होता है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होते हैं रोज या कॉलम में, उसी से सोल्व कर लेना चाहिए। देख रहे हो इस कॉलम में कितने जीरोज है, 2 जीरो है, तो इससे इजीली सोल्व हो जाएगा। किसी रो और किसी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो डिटरमिनेंट को। तो इसका पोजीशन क्या अल्टरनेट ही चलेगा। देखो ये माइनस था ना, ये प्लस, फिर ये माइनस और ये फिर प्लस। इस कॉलम से मैं सोल्व कर रहा हूं, सेकेंड कॉलम से। हम इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग फ्रॉम कॉलम टू, एक्सपैंडिंग फ्रॉम C2। तो ये तो उधर प्लस माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। अब इधर से 0 हो गया, +0, उल्टा कर दिया ना इसको। 1 मिनट, साइन को थोड़ा चेंज कर दिया। ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। ये -0 +0, फिर -2 इंटू ये गया और ये गया, K141 इज इक्वल टू +-8 हो गया। अब यहां पे क्या करना है, एक बार +8 लेना है, एक बार -8 लेना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K -4, एक बार 8 ले लेंगे और एक बार -8 ले लेंगे। तो यहां से ये डिवाइड हो गया, तो K -4 इज इक्वल टू क्या आ गया, डिवाइड हो गया -4, तो K की वैल्यू यहां से 0 आ गई। और क्या हो सकता है, ये उधर गया तो क्या हो गया, K -4 इक्वल टू 4, तो K की वैल्यू 8 आ गई। तो ये दोनों आंसर हो सकता है हमारा। ऐसे एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। 2, -6 है, 5, 4 है, एंड K, 4 है। इसका एरिया गिवन है 35, और हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है आपका 12 -2 -12 -2, और डी ऑप्शन है 12, -2। इसको एक बार ट्राई करो आप। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x1 2 -6 1, 5 4 1, K 4 1 इज इक्वल टू +-35। यही है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ। 4 -4 0 हो जाएगा, ये 4 -4, फिर इसका माइनस पोजीशन हो तो +6 हो जाएगा। ये गया, ये गया, 20 - 4K, यहाँ तक सेम आया है, +1, ये गया, ये गया, ये भी क्या आ गया, 20 - 4K ही आ गया। इसका क्या आया था, इसका गलत करा गया हमने। 5 की ये गया, ये गया, 5 -K, ये माइनस +1, ये गया, 20 - 4K इज इक्वल टू +-70। ये तो 0 हो गया। ये यहाँ पे आया 30 - 5K 6K, और यहाँ पे +20 - 4K, यहाँ तक सेम आया है, +-70। ये कितना आ गया, K कितना आ गया, -2 यहाँ पे 4, 10K +15
-10 के +50 इज इक्वल टू +-70। तो एक बार इसको +70, एक बार -70 की इक्वेट कर दो। माइनस +50 इज इक्वल टू 70 ले लिया हमने। 50 उधर माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा? ये -2 आ रहा है। यस सर, एक हुआ -10 के एक तो -2 आ रहा है और एक मिनट रुको, -10 के +50 इधर गया तो कितना आ जाएगा? ये -10 के इक्वल टू 20 के -2 आ गया। और एक बार -70 लेके देखो, -10 के ऑप्शन डी होगा। +50 इज इक्वल टू -70, तो उधर जाएगा तो -10 के इज इक्वल टू -120 ऑप्शन डी सर। के 12। तो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। किसी भी रो को किसी भी कॉलम से, जैसे मान लो मैं फर्स्ट कॉलम से सोल्व करूं तो फर्स्ट कॉलम में क्या होता है? A11 A21 A31। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी रो और कॉलम में ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसी का को फैक्टर होना चाहिए। प्राइमरी क्वेश्चन में करे तो उसमें कर सकते हैं। तो को फैक्टर अलग से फाइंड करना है ना, उससे अच्छा एक ही बार में कर लो। को फैक्टर उसका मालूम नहीं था ना, जब मालूम हो तो ऐसे कर लेंगे। अगर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग थर्ड रो एंड फाइंडिंग, उसका को फैक्टर मालूम हो तो क्या करेंगे? थर्ड रो लेंगे और उसको को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। हाँ, A31 A32 A33। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेंस वाला क्वेश्चन में कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A इक्वल टू 2 3 1 2 ये गिवन है। प्रूफ करने हैं, टू प्रूव A² - 4A प्लस I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हेंस, हाँ, डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, डिटर्मिनेंट के चैप्टर में ही गिवन है। और हेंस फाइंड A इनवर्स, हेंस फाइंड A इनवर्स। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा? 2 3 1 2 और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम 2 3 1 2। इसके रो से इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4 प्लस 3, इसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इतने मत बिजी रहो। क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 2 जो 6। फर्स्ट रो में को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3 4। ये ए स्क्वायर आ गया कितना? 7 12 4 7। फिर 4A फाइंड करना हमें। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हर एक एलिमेंट में। 8 12 4 8। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया 1 0 0 1। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का होता। तो अगर ये 3 इंटू 3 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 लेते।
अब इसमें LHS में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारी 7 आ गई, 7 12 4 7 माइनस 8 12 4 8 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्या हो जाएगा, 7 में से ये माइनस हो गया, कितना हो गया, पहले ऐड भी कर सकते हो, इसमें ये ऐड भी कर सकते हो, ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, फिर 0 4 आ गया और ये 8 आ गया, तो देखो सेम आ गया ना माइनस करके, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसको यूज करके हमें ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो आप, इसके लिए क्या करना है हमें, हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे नल मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज होगा, देखो आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाता है, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ए आएगा, और ए इंटू ए इनवर्स जो होगा वो आई हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए इनवर्स, ये -4i आ गया और ये ए इनवर्स आ गया, ये भी क्या हो गया, आई हो गया, तो ए इंटू आई -4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए इंटू आई कितना हो जाएगा, ए -4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो जो जो गिवन है, ये हो गया 2 3 1 2 माइनस 4 टाइम्स आई 4 0 0 4 प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। यहां से ए इनवर्स फाइंड हो गया, क्या आ जाएगा एक बार फाइंड करना, तो ये कितना मार्क्स का आता है, 2 मार्क का तो आ जाएगा ये, सिर्फ यही आ सकता है कि ये गिवन है और हेंस फाइंड करो ये। इसको पहले माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 4 तो -2, -2 और प्लस 3 नीचे -1 प्लस 2 1 में से 0 फिर 2 में से 4 -2 प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये इधर उधर ले जाएंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स में से माइनस होगा, 0 में सबका साइन चेंज होगा, 2 -3 -1 2, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अगर मान लो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आपके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम है आपके पास सफिशिएंट लेकिन मार्क्स आपको पूरे चाहिए, तो आप चेक भी कर लोगे कि क्या आंसर हमारा करेक्ट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो दैट मीन्स आपका करेक्ट है। ए इंटू ए इनवर्स जो होता है आई आना चाहिए, तो ये हमारा क्या है 2 3 1 2 और ये हमारा इनवर्स आ गया 2 -3 -1 एंड 2। क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 -3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इतने बिजी क्यों रहते हो आप, रख दो फोन कहीं पर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो -6 और +6, -6 +6। फिर क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2, फिर -2, फिर इसी को इससे करेंगे तो -3 + 4। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, ये 6 था ना, दैट मीन्स आपका आंसर जो है करेक्ट है। एक चीज देखो, अगर ऐसे आ जाए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ जाए, बोले कि पहले इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करो, हेंस सोल्व द इक्वेशन। सोल्व 3 इक्वेशन गिवन होगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो इसका प्रोडक्ट अगर आई आ गया, अगर आई आ गया तो क्या करेंगे, हमें ए का इनवर्स अगर फाइंड करना है तो ए का इनवर्स सीधा बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई है, तो ए का इनवर्स सीधा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ए बी इज इक्वल टू अगर आ गया 6i, तो हम क्या करेंगे, ए, हाँ, ए इंटू बी बाई 6 इज इक्वल टू आई कर देंगे। इस केस में ए इनवर्स जो होगा 1/6 बी होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 6 बी उधर, ये आइडेंटिटी लगा, तो बी इधर जाएगा, बी उधर नहीं ले जाने हैं ना, ये आइडेंटिटी लगाओ, इसको 6 को नीचे डिवाइड करो, a इंटू दिस इज इक्वल टू आई है, तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा। क्या होता है, कभी कभी ध्यान से देखो, बोलता है कि ए का मैट्रिक्स फाइंड, ए का इनवर्स फाइंड करो, हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो जब हम फाइंड करते हैं कि ए का इनवर्स, तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब हम मैट्रिक्स से जब हम बनाते हैं ना, जो मैट्रिक्स से जो हम बनाते हैं, क्या जो इक्वेशंस गिवन हो उससे जो मैट्रिक्स बनाते हैं, वो ये नहीं, ए नहीं आता है, ए का आ जाता है ट्रांसपोज। मतलब ये जैसे बोल दिया कि ए का इनवर्स फाइंड करो, ए का इनवर्स फाइंड करो, हेंस सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, ऐसे 3 इक्वेशन गिवन है। लेकिन जब हम फाइंड करते हैं ना, इससे मैट्रिक्स जो बनाते हैं ना, जो इक्वेशंस गिवन है, तो वो एग्जैक्ट ए नहीं आता है, ए का ट्रांसपोज आता है। उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू बी लगाएंगे, जो मेन फॉर्मूला था आपका लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स बनेगा, वो ए से मैच ना हो, ए से मैच ना हो, उसके ट्रांसपोज से मैच हो, उसके ट्रांसपोज से मैच हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये 5 मार्कर यही आएगा, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। ए का ट्रांसपोज बी है। आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, बाद में दिक्कत हो, ये भी राइट कर लो आप। अभी मैंने क्या बोला कि ए का मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने हैं, तो ए का मैट्रिक्स तो आपने फाइंड कर लिया, अब उसको यूज करके ये सोल्व करना है। तो जो हम इससे मैट्रिक्स जो फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, ए नहीं है, ए का ट्रांसपोज है। कैसे क्वेश्चन दिखा दो, ये एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन ऐसे। तो दिखा दो, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो समझो, वो तो करके बता दो, क्या समझ रहे हो आप। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स गिवन हो, ए की मैट्रिक्स कुछ दे दे और बोले कि इसका इनवर्स फाइंड करो, हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये मैच ना हो, हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो समझ में तो आना चाहिए। हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दिस। तो जब इसका मैट्रिक्स जब हम बनाने जा रहे हैं ना, तो वो एग्जैक्ट ए से मैच नहीं कर रहा है, इसके ट्रांसपोज से मैच कर रहा है वो। उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो ए के ट्रांसपोज से करनी है, ए के ट्रांसपोज से सोल्व करना है ना हमें। ए का इनवर्स जो आया है ऐसे रखेंगे, उसके ट्रांसपोज लगाएंगे, ये इक्वेशन, ये फाइनल हमें ये इक्वेशन सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, गिवन होगा कि ए का ट्रांसपोज यूज करना है, इनवर्स ट्रांसपोज। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में तो इक्वेशंस गिवन होगा, लेकिन हमने इसका मैट्रिक्स बनाया ना, तो ये ए से मैच नहीं कर रहा है, इसके ट्रांसपोज से मैच कर रहा है। इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया उससे सॉल्व करना है, या ए जो मैट्रिक्स गिवन है इससे सोल्व करने हैं, बोल तो रहा हूं मैं,
ए का इनवर्स फाइंड करना है, हेंस सोल्व द लीनियर इक्वेशन, अच्छा जो गिवन ए है उसको यूज करने हैं। इनवर्स फाइंड करना है हाँ। और फॉर्मूले में ए इनवर्स का ट्रांसपोज लगाना है। हाँ, जो ए का इनवर्स आएगा ना उसको यहाँ पे क्या लगा देना, ट्रांसपोज इनटू बी, बस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सर ऐसे लीनियर वाले में जरूरी है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो या वैसे भी हो सकता है सर? अगर सीधा आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो ए है, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है जिसका इनवर्स फाइंड करे और इसका जो इक्वेशन है उससे मैट्रिक्स बनाओगे, दोनों मैट्रिक्स मैच कर जाएगा तो वो कुछ भी नहीं है, सीधा जो करते वही लगाओगे, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं कब बता रहा हूँ कि जब चेक करने के ट्रांसपोज या वैसे है? हाँ, अगर एग्जैक्ट आगे इससे मैट्रिक्स बनाया, अगर एग्जैक्ट ए से मैच कर गया तो ये लगा देंगे, नहीं है तो ट्रांसपोज। नहीं किया तो जो भी आंसर आया वो यहाँ पे ट्रांसपोज इनटू बी। ठीक है सर। अच्छा जो गिवन ए है उसी को सॉल्व करना है। हाँ, अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और आता है जैसे ऐसे 6/x, जैसे मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, ये वाला ट्रांसपोज वाला नहीं ट्रांसपोज नहीं, रेसिप्रोकल में कुछ गिवन है। जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। ये इक्वेशंस गिवन है, इसको सोल्व करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, ये जो हम बनाएंगे ना यही बनाएंगे जो इसके कोफिशिएंट गिवन है, 3, 10, 4 माइनस 6, 5। फर्क कहाँ आएगा वो मैं बता रहा हूँ, 6, 9 और माइनस 20। बी जो बनाएंगे उसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, 4, 1, 2। फर्क कहाँ आएगा, एक्स में आएगा। एक्स जो बनाएंगे ना हम, वो 1/x, 1/y, 1/z ये बनाएंगे, बाकी सब कुछ सेम तो रहेगा। जो वैल्यू आएगी जैसे वैल्यू आएगी ना तब, जैसे 1/x, 1/y, 1/z आ गई ऐसे, जैसे आ गए 2, 1/3, 4 आ गए, तो इसको इससे इक्वेट करोगे, 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो x 1/2 आ जाएगा। फिर इसको इससे इक्वेट करोगे, y3 आएगा, z 1/4 आ जाएगा। सोल्व वैसे ही करने जैसे करते हो, इसका इनवर्स फाइंड करोगे, फिर x इज इक्वल टू दिस इक्वल टू a इनवर्स b करोगे और ये इसके इक्वेट कर दोगे और फिर इक्वेट करके आपका सोल्व हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट था, और ये मिसलेनियस में है तो इसको एक बार ट्राई करके देखो। पहले तो वैसे अपना ए इनवर्स कर रहे इसको जरूर सर सोल्व करना, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन था। अब आगे कर रहे हो। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में के बेस्ड भी आ सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगा उससे पहले इक्वेशन बनाओ और फिर सोल्व करो। जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 18 में इसमें दे रखा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर का सम 6 है। तो सपोज करो आपने एक्स वाई जेड ले लिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 6 आ गया, पहला इक्वेशन, क्योंकि 3 नंबर का सम क्या है, 6 है। उसके बाद बोल रहा है इफ यू मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर मतलब क्या हो गया, z, एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, मतलब हमने क्या किया, 3z प्लस y कर दिया, एंड ऐड वी गेट 11, तो इज इक्वल टू 11 आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ऐसे गिवन था कि तीनों नंबर का सम 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। फिर थर्ड में है बाई एडिंग फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, x plus z equals to 1। x प्लस जेड इक्वल टू 2y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करोगे इसको, तो ये आ जाएगा 0x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 11। और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन।
तो इसमें डिटर्मिनेंट क्या बनाओगे? 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 माइनस 2 1। बी क्या बनाओगे? 6 11 और 0 और एक्स, तो एक्स जो बनाओगे एक्स वाई जेड, फिर सोल्व कर लेंगे जो नॉर्मल मेथड है। अच्छा, अब ए इनवर्स करके बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक एग्जाम्पल में गिवन है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 में जो क्वेश्चन में गिवन है वो रॉन्ग है, जो सॉल्यूशन में गिवन है ना जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वो सही है। उसमें दे रखा है यूज प्रोडक्ट ये ये 1 1 2 0 2 3 और फिर 3 2 4। यूज प्रोडक्ट, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में वो करेक्ट लिया है और जो ऊपर में गिवन है वो गलत है, तो ध्यान से। यहाँ पे -1 है, -2 है और -3 है। तो यहाँ पे -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। To solve system of equation, to solve system of equation, देखो, और इक्वेशन गिवन है x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 और है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। ये सोल्व करना है। अब मैंने बताया था ना, देखो पता चल जाएगा। देखो इसके कोफिशिएंट लोगे, देख रहे हो एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। तो इस केस में आपको इनवर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल मेथड है वही लगाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब हमें किसका इनवर्स चाहिए? देखिए सोल्व करने के लिए इसको जो मैट्रिक्स बनाओगे 1 -1 2, इसका इनवर्स चाहिए ना। तो इसका इनवर्स क्या हो गया? ये आ गया। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a इंटू बी आई आ गया, तो इसका इनवर्स ये हो गया। क्या? a into bi। नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमने a और b लेट कर लिए, a और b। ये तो दो कोई भी मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ गया, ऐसे आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप खुद, इसको इससे करो, इसको इससे करो, आई आ जाएगा। तो a इनवर्स तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। और हमें चाहिए किसका इनवर्स? इसका चाहिए ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यही है, तो a का इनवर्स b ये हो जाएगा। तो इससे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, हम, वो क्या होगा? 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, a इनवर्स को पता ही। हाँ, तो इसका इनवर्स जो आ जाएगा ये डायरेक्ट आ जाएगा, आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर आई की इक्वल ना आया, क्लियर भी आई के इक्वल आएगा ही। अगर ये बोलेगा कि यूज प्रोडक्ट, या तो आई आएगा या तो 6 आई या तो 8 आई, कुछ और आई आएगा। अच्छा, तो अभी मैंने समझाया था, अगर मान एक रो हो जाएगी, एक रो एक कॉलम आ जाएगी तो बहुत अपना ब्रेसलेट लेंगे। अगर a b 6 आ गया तो a इनवर्स ए बी अगर 6 आई आ गया तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है? इनवर्स को तो 1/6 हाँ, ये आ गया 6 1 -2। तो इनवर्स डायरेक्ट आ गया, कुछ भी नहीं करना है आपको। 8 के डिटर्मिनेंट की भी जरूरत नहीं है फाइंड करने की, सीधा क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x हमारा होगा x y z
और ए इनवर्स पता चल गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी क्या होगा इसके कोफिशिएंट 1 1 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि होगा 1 2 3 एक मिनट जो कि होगा 053 एक मल्टीप्लाई करके चेक करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर -2 0 और +2 0 आ जाएगा 053 आ जाएगा दैट मीन्स x क्या आ गया 0 y 5 और z 3 आ गया इसलिए स्कूल में कराया था हम्म सर लेवल ऐसा कुछ नहीं आएंगे दो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं एमसीक्यू एक तो बोल रहा है कि इसका इनवर्स फाइंड करो x 0 0 0 y 0 0 0 z इसका इनवर्स फाइंड करने में एमसीक्यू है मिसलेनियस का एमसीक्यू है तो बहुत इजी है इसका एडजॉइन फाइंड करके क्या कर लोगे इजी हो को फैक्टर माइनर आधे से ज्यादा तो जीरो ही है पहले कॉलम भी ले लेते हैं हैं पहले कॉलम भी ले लेते हैं हाँ तो इसका माइनर के इसका को फैक्टर क्या होगा डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं AC11 कितना होगा ये गया क्या आ जाएगा ये गया और ये गया सिर्फ YZ आ जाएगा C12 का क्या आ जाएगा माइनस पहले ही लगा दो इसका सब माइनस है ये गया 0 आ गया 0 0 C 0 0 XZ पॉजिटिव होगा ना फिर 2 3 कितना आ जाएगा 0 3 1 भी जी क्या आ जाएगा C32 0 3 XY अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोले तो क्या आ जाएगा देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे XYZ आ जाएगा x इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस XYZ आ गया तो A इनवर्स कितना हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/XYZ और ये इसको अरेंज कर देंगे और इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे ना ट्रांसपोज भी तो चाहिए इसका वो फैक्टर्स का ट्रांसपोज तो ये आ गया YZ 0 0 ये आ गया 0 XZ 0 0 0 XY यही है ना इसका ट्रांसपोज देखो ट्रांसपोज भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फिर XYZ अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1/x आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा x इसको डिवाइड करेंगे YZ बाई XYZ 1/x आ जाएगा ना तो x की पावर -1 0 0 फिर ये हो जाएगा y की पावर -1 0 0 0 z की पावर -1 इसको आंसर याद ही रखो अब अगर सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे हो जाएगा एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9 मिसलेनियस का MCQ नंबर 9 ए का मैट्रिक्स गिवन है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा
माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और फिर गिवन है -1 माइनस साइन थीटा और 1। कुछ रेंज भी गिवन है जो 0 से बड़ा है थीटा और 2 पाई से छोटा है, मतलब जो आपके क्वाड्रेंट है वही है। इसकी वैल्यू बताने हमें, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी ऑप्शन में गिवन है। जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू क्या 0 है या 2 इंफिनिटी है। डिटर्मिनेंट ए है ये क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या ये है या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2,4 है। टू कॉमा फोर क्लोज्ड में। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे। क्या आएगा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फाइंड करो, इसको एक्सपांड करो। 1 कितना आ जाएगा, 1 से 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, बीच में भी माइनस है, बीच में माइनस साइन आता है, फिर माइनस साइन, ये गया तो माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, 0 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, यही होगा ना, ये गया माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, 0 प्लस 1, ये गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया हमारा। देखो ये तो 0 ही हो गया ना पूरा, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया। अब 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 + साइन, इतना बिजी मत रहो, आपका पेपर है। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब होती है, 0। किसी भी स्क्वायर की, अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स के लिए नॉट डिफाइंड है, साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकाले हम इसकी, तो 2 × 1 + 0, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 2 होती है और ये 2 इंक्लूडेड है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 × 1 + 2 हो जाए 1, तो 4 आ गया। साइन स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू साइन के लिए होती है 1। तो मिनिमम वैल्यू निकाला तो 0 पुट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाला तो 1 पुट कर दिया, 2 4 वो भी इंक्लूडेड, तो डी ऑप्शन होगा इसका। और तो कुछ बचा इसमें नहीं। हाँ, एक चीज और, मैं 1-2 MCQs भी बस मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 1-2 एक्सरसाइज का MCQs बचा होगा। एक चीज ध्यान से देखो, जैसे एक क्वेश्चन है 4.4, क्वेश्चन नंबर 17 MCQ है। 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपका डिटर्मिनेंट ए, बी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, सी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, डी ऑप्शन है 3 × डिटर्मिनेंट ए। तो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है, अगर ये ऐसे ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ऑर्डर यहाँ 3 है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-,
इससे ऑर्डर n 3 into 3 दे रखा है। इससे रिलेटेड एक और आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो, a इंटू एडजॉइंट a, ये कॉम्यूटेटिव होता है। एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैट्रिक्स लगा, अगर इसमें डिटर्मिनेंट लगा दोगे तो ये इसकी वैल्यू सेम होगी और इसकी पावर n हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एडजॉइंट a इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 और a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू a की पावर n हो जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a इंटू एडजॉइंट a की पावर n, एडजॉइंट a की पावर n माइनस 1। और वो बीच पर कौन सी है? क्या? एडजॉइंट है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ए एडजॉइंट है, ए एडजॉइंट वही हो गया। कॉम्यूटेटिव होता है। a इंटू एडजॉइंट a इंटू, जनरली मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, लेकिन एडजॉइंट a कॉम्यूटेटिव होता है। ये कॉम्यूटेटिव होता है, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है। इनवर्स की आइडेंटिटी जैसे ही ध्यान रखो, जैसे ए बी का होल इनवर्स लगाएं तो क्या हो जाता है, ये बी इनवर्स, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट अच्छे से हो गया अभी। उसके बाद ध्यान से देखो, एक 80 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें पूछा हुआ है 2 इंटू 2 का एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा? ऑप्शन में है डिटर्मिनेंट ए के ही इक्वल हो जाएगा। इनवर्स सेकेंड ऑप्शन है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ऑप्शन सी है 1 है, ऑप्शन डी है 0। बी नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स जो का डिटर्मिनेंट जो होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। तो ये हमने इसके भी एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए 4.4 के। 4.3 में जो है वही कोफैक्टर्स इनटू उसका एलिमेंट करके दोगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फिफ्थ पार्ट में यही है, जैसे स्मॉल a11 इंटू क्या होगा a11 प्लस, अगर फर्स्ट रो से सोल्व करना है तो क्या होगा a11 इंटू a11, अगर थर्ड रो से सोल्व करना है a11 क्या हो जाएगा, अगर a31 मतलब कौन से रो से हो रहा है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करने हैं हमें। a31 मतलब कौन सा हो गया, थर्ड रो, तो इसका कोफैक्टर भी यही होना चाहिए। कोफैक्टर डिफर होगा तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं आएगी, 0 ही आ जाएगा। प्लस 32 a32, कैपिटल ए हमारा कोफैक्टर है, कैपिटल सी या कैपिटल ए जो होता है कोफैक्टर होता है। फिर a33 इंटू इसका कोफैक्टर, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है। क्या ये कोई क्वेश्चन भी होता है? क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे, और जनरल फॉर्म भी है ये, किसी भी रो एंड कॉलम से हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट के सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। कभी कभी इसकी वैल्यू दे रखा होता है, पूछता है एडजॉइंट ए क्या है, ध्यान से देखना। अगर मान लो ऐसे गिवन है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू का इसका डिटर्मिनेंट गिवन है मान लो 8, और पूछे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर 3 इंटू 3 है तो, है ना, 3 इंटू 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको लिख सकते हो ना 8 को 2 की पावर 3, ये 2 आ जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला जो होगा पावर n-1 हो जाता है,
तो डिटर्मिनेंट 2 हो गया, इसकी पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स ये 4 आंसर आ गया इसका। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डिटर्मिनेंट के हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। तो फिर बताना कैसे आप और क्वेश्चन है भाई। हाँ क्वेश्चन है कि a इंटू एट ज्वाइंट 8 गिवन था, तो उससे हमने फॉर्मूला ऊपर वाले लगा के 3 इंटू 3 a की पावर n लगा के इसको 2 की पावर 3 कर दिया ना 8 को। n ऑर्डर 3 गिवन था, हाँ तो वो 3 में तो 2 की पावर क्यूब हो गया, तो a हमारा 2 आ गया। फिर ज्वाइंट a फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला लगा दिया। इनवर्टी में माइनस में होता था और ये इनवर्टी में डायरेक्ट है। तो हमने डिटर्मिनेंट के सारे एस्पेक्ट्स पूरे कर लिए।